हाय एवरीवन, मेरा नाम है पायल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी पे। तो कॉन्टिन्यूइंग आवर सीरीज, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर अपना खत्म करा था फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। उससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी जैसे टॉपिक्स भी देखे थे और उनसे ही सिमिलर आज हमारे पास टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इफ यू आर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एग्जामिनेशन या फिर 2026 का अटेम्प्ट आप देने वाले हो, तो यहाँ पे हम कोर इकोनॉमी कवर कर रहे हैं। और कोर इकोनॉमी का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम राजकोषीय नीति भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश के भी स्टूडेंट हैं, तो आप मेरा लेक्चर आराम से देख सकते हो। बिकॉज आज के लेक्चर में मैं दोनों सब्जेक्ट, दोनों हमारे मीडियम बच्चों को केटर करने वाली हूँ, तो चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। तो आज के लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया कि हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो फिस्कल पॉलिसी जब भी बात आप करते हो तो उसके बारे में आपको एक फ्रेमवर्क पहले तैयार करना है। कि हमने जैसे मॉनेटरी पॉलिसी देखा था, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या देखा था, दैट इट इज अ पॉलिसी मेड बाय द आरबीआई, जिसमें वो क्या, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज कैसे करना है, या फिर इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशंस हैं या फिर डिफ्लेशन जैसे सिचुएशंस है, तो उससे इकोनॉमी को बाहर निकाल के हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं। तो जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी थी, तो हमने वहां पे किसकी बात करी थी, आरबीआई के एक्शंस की। और जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, तो आपको बच्चों हमेशा याद रखना है कि जब भी हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी फिस्कल पॉलिसी की बात आएगी, तो यहाँ पे किसकी बात आएगी, गवर्नमेंट के एक्शंस की। ठीक है, गवर्नमेंट के एक्शंस की दैट आर टेकन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। तो यहाँ पे अगर मैं फिस्कल पॉलिसी का प्रॉपर मीनिंग की बात करूं, तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ स्पेंडिंग है या फिर टैक्सेशन है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो स्पेंडिंग क्या है, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। बट यहाँ पे टैक्सेशन क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैम टैक्सेस रेवेन्यू सोर्स कैसे हैं, तो यू थिंक बाय योरसेल्फ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मा पापा अर्न करते हैं, बट आपके मम्मा पापा क्या देते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट। और जब वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो वो क्या है, इट इज अ रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर मैं यहाँ पे स्पेंडिंग की बात करूं और टैक्सेशन की बात करूं, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, इज रिलेटेड टू रेवेन्यू सोर्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, मतलब जो उनके पास जो इनकम का सोर्स है, या फिर गवर्नमेंट के पास जहां से इनकम आ रही है, वो किस किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के ऊपर लगाती है, मतलब किस किस तरीके से वो इकोनॉमी के ऊपर खर्चा करती है। बट इसका एम क्या है, अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमारी इकोनॉमी में क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ही हमारे इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लेकर आती है। रोड्स कौन बना रहा है, हमारी गवर्नमेंट बना रही है ना। हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएशन करा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो एयरपोर्ट बिल्डिंग है या फिर कोई भी बस स्टैंड है या फिर हमारे रेलवे स्टेशन हैं, या फिर रेलवेज की बात करूं, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, तो ये सारी चीजों में इनिशिएट कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। और अगर हमारे लिंकेज या फिर अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं एम की बात करूं, तो यहाँ पे पहला एम है हमारा, ताकि जो ग्रोथ है उसको प्रमोशन मिल सके, ग्रोथ हमारी प्रमोट हो। नेक्स्ट क्या है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब हमने ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी करा था, बट वहां पे किसके एक्शंस आए थे, हमारे आरबीआई के एक्शंस आए थे, हमारे अलग अलग टूल्स आए थे, जिनसे हमारी आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। बट गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी चीजों को, थ्रू फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास है टू मैनेज द पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला करना है। अगर लोगों का भला होगा, अगर हम पब्लिक वेलफेयर जैसी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, तभी क्या होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। तो यहाँ पे जो मेन चीज आती है, जब मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करती हूँ, तो वहां पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्स एंड एक्सपेंडिचर की बात करी जाती है कि किन किन तरीके से गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है, या फिर किन किन तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमी के ऊपर खर्चा कर रही है।
और अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, अगर मैं इनको पॉइंटर्स में ऐड करूं, तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंटर क्या है? इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करी गई है? फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो जब स्टेबलाइज होगी हमारी इकोनॉमी तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन जो है हम नहीं देख सकते। जब हम एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हम अच्छे से टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन क्या बोलती है कि यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। बट डू यू रियली थिंक कि हमारी इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है? द आंसर इज नो, बिकॉज वहां पे एक टर्मिनोलॉजी है या फिर एक चीज है जो कि हमेशा रहती है, दैट इज नोन एज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बच्चे जब हम एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्राइस स्टेबलाइजेशन। और अगर गवर्नमेंट अच्छे से हमारे देख के खर्चा करेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर रही है, सब चीजें स्टेबलाइज्ड मैनर में चल रही है, तो इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू प्राइस स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर क्या है? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, दैट इनकम या फिर सोर्सेज आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जो सोर्सेज है वो इकोनॉमी के हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अच्छे से इक्विवेलेंट वे में दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट उधार लेती है, ज्यादा उधार ना ले पाए, ठीक है, उस चीज को मैनेज करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है ना। नेक्स्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर डेवलप करेगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा ये इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा? स्टेबलाइजेशन आएगी इकोनॉमी में और ग्रोथ भी मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आप एक चीज ध्यान से सोचो, अगर आप एक चीज रिलेट करके पढ़ो, तो वो ये है कि जितना गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी उतना क्या होंगे? प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे हमारी इकोनॉमी में। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है तो इट विल प्रमोट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट की, जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है, दैट इज नोन एज टैक्सेशन। यहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। अब टैक्सेशन में क्या हम बात करेंगे? सबसे पहले हम टैक्सेशन का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो कौन कौन पे करता है और कैसे ये गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स है वो बनता है। तो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं, सो इट इज द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कलेक्ट फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल। अब अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स क्या है? जो हमारे पेरेंट्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उसी चीज की बात करी गई है कि प्रोसेस है एक जिसमें गवर्नमेंट कलेक्ट करती है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेसेस टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो है उसको खर्चा करना है, गवर्नमेंट को हमारी इकोनॉमी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो उसका एक रेवेन्यू सोर्स क्या है? जो हम पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती है? उसको यूटिलाइज करके हमारी इकोनॉमी में खर्चा करती है। एंड सर्विसेज, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? उसका मीनिंग क्लियर है। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँ तो उसका मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू जो है वो क्या क्या चीजों में इंक्लूडेड रहता है, तो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँ तो ये एक सोर्स है ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, है ना, गवर्नमेंट का एक सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन। नेक्स्ट क्या है? स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेस द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या है? इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक बिहेवियर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी। अब यहाँ पे इन सभी पॉइंटर्स को जब तक हम चैप्टर जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये एक एक पॉइंटर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और इनको हम एकदम एक्सटेंसिव वे में, एकदम एक्सप्लेन्ड मैनर में आने वाली स्लाइड्स में कवर करने वाले। तो नेक्स्ट बढ़ने से पहले, टॉपिक रीड करने से पहले एक चीज जो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा बैच चल रहा है, एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन इट, अगर आपको 2025 या फिर 2026 एग्जामिनेशन जो है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपको एक अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है,
आपको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखनी है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स। और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे विच इज PS15, तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा एंड यू कैन गेट इट ऑन 24,999 ओनली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, हमने टैक्सेशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स क्या है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स क्या है, टैक्सेशन है। और अगर मैं बात करूं इनके टाइप्स की कि कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है, टैक्सेशन तो है, टैक्सेस तो है, बट अलग अलग टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डायरेक्ट टैक्सेस। क्या आता है, डायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जो इंडिविजुअल डायरेक्टली पे करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम हमारा क्या है, हमारा इनकम टैक्सेस है जो कि हमारे पेरेंट्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूँ, तो दीज आर द टैक्सेस दैट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। They are levied on the income and wealth of the taxpayer and are based on the taxpayer's ability to pay. अब जो एबिलिटी टू पे है ना, दिस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, जहां पे क्या बोला जाता है कि एबिलिटी टू पे क्या है कि जो हमारा कंज्यूमर है, या फिर अगर आप बात करोगे जो हमारा इंडिविजुअल है, उसकी कितनी कैपेसिटी है पे करने की, वो कितना अमाउंट जो है वो पे कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकम टैक्स की ही बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहाँ पे वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज व्हाट, इनकम इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स। तो अगर आपको पता होगा, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, तो हमारे पास इनकम टैक्स में प्रॉपर स्लैब्स हैं, जो कि हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी इनकम यहाँ तक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 5 लाख तक है, तो आपको इतना पर्टिकुलर टैक्सेस जो है वो पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर अगर उससे ज्यादा है तो परसेंटेज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे क्या पता लगता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिविजुअल से टैक्सेस ले रही है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट एबिलिटी टू पे क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, डायरेक्ट टैक्सेस के आगे टाइप्स की, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्सेस के आगे टाइप्स की, तो यहाँ पे अगर मैं पहली चीज की बात करूं वो क्या है, इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स क्या है, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन द अर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल। हमारे जो पेरेंट्स अर्न करते हैं या फिर हम जो अर्न करते हैं, उसमें से हम कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट किसको देते हैं, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चाहे वो इंडिविजुअल्स की बात हो, चाहे बिजनेसेस की बात हो, या फिर अदर एंटिटीज की बात हो। So it is calculated on the based on the income earned during a specific financial year. अब आई एम प्रिटी श्योर बीइंग माय स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, जो फर्स्ट हमारा मार्च से लेके जो हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो ये कब स्टार्ट होता है, हमारा 1 अप्रैल से लेके हमारा कब एंड होता है, 31 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक हमारा क्या है, कैलेंडर ईयर है, जो कि जनवरी से स्टार्ट होके हमारे दिसंबर तक एंड होता है। बट अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो यहाँ पे सब बजट, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सेट करा जाता है, दैट रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो है हमारे पास, अच्छा उससे पहले जो मैंने आपको बात करी थी कि हमारे पास जो इनकम टैक्स है उसमें हमारे इनकम स्लैब्स रहते हैं। तो अगर मैं इनकम स्लैब्स की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हमारी इनकम दैट इज अप टू 2.5 लाख, तो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना। बट अगर हमारी 5 लाख तक है, तो वी हैव टू पे 5% ऑफ टैक्स ओनली। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है और ये परसेंटेज ऑफ टैक्स भी क्या होता है, हमारा परसेंटेज ऑफ टैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारी 5 लाख से 10 लाख तक इनकम है, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 20%। और अगर हमारा अबव 10 लाख है, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 30%। तो यहाँ पे हमें क्या बताता है कि दिस इनकम इज बेस्ड ऑन व्हाट, ability to pay principal। ठीक है, now this is based on ability to pay principal and it is one of the most important principles of economics। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करके रखनी है, ताकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको क्लियर रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कॉर्पोरेट टैक्स। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स क्या बोलता है कि टैक्स दैट इज
पेड बाय, दैट इज अर्नड या फिर दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द कॉर्पोरेशंस। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स से आपको क्या याद रखना है, द टैक्सेस दैट आर अर्नड एंड पेड बाय द कॉर्पोरेशंस। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है, जो मेन चीज जिसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है, वो ये है दैट इट इज द टैक्सेस दैट इज पेड बाय द कॉर्पोरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेल्थ टैक्स। तो अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास वेरियस सोर्सेज है डायरेक्ट टैक्सेस के, जिनका एक इनकम टैक्स ही नहीं एक सोर्स है, रादर देन हमारे पास वेरियस सोर्सेज है जो कि क्या करते हैं, दे आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वेल्थ टैक्स। So it is the tax that is levied on the net wealth of individuals or households which includes property, फाइनेंशियल एसेट्स, या फिर अगर मैं अदर वैल्यूएबल्स की बात करूं तो यहाँ पे वेल्थ टैक्स क्या बोलता है कि जो हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो उनके ऊपर लगाया जाता है, दैट इज नोन एज वेल्थ टैक्स। और आपको जो एक चीज याद करके चलनी है कि यहाँ पे जो वेल्थ टैक्स है वहां पे हम किन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मूवेबल गुड्स की। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, हमारी बात हो रही है मूवेबल गुड्स की। मूवेबल गुड्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो। ठीक है, यहाँ पे चाहे कोई प्रॉपर्टी हो चाहे कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो यहाँ पे, बट किसकी बात हो रही है, हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर लगाया जाता है क्या, वेल्थ टैक्स। नाउ इट एम्स एट रिड्यूसिंग वेल्थ इनइक्वालिटी बाय टैक्सिंग दोज who leave accumulated substantial wealth behind। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वेल्थ टैक्स क्लियर है, बट इसके साथ ही हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स में एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हमने क्या बात करी थी, हमारे पास वेल्थ टैक्स में क्या है, मूवेबल गुड्स है, वेयर एज अगर मैं प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूं तो यहाँ पे आएंगे हमारे इमूवेबल गुड्स। यहाँ पे क्या आएंगे, इमूवेबल गुड्स। तो यहाँ पे किसके ऊपर लगाया जाता है टैक्स, प्रॉपर्टीज के ऊपर या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर। तो दीज आर इम्पोज्ड ऑन द रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। अब रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसकी बात करी जाएगी, चाहे कहीं फ्लैट या फिर कहीं सोसाइटी कट रही है या फिर कहीं फ्लैट्स की बिल्डिंग है या फिर कहीं भी सोसाइटी बन रही है, तो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट, चाहे वो कहीं बिल्डिंग बनने की बात है, तो वहां पे हम टैक्सेस कहाँ पे इम्पोज करते हैं, हमारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के ऊपर, एंड विच आर इमूवेबल गुड्स। So these are often used by local governments to fund public services such as schools, पुलिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें अगर हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, तो इट आल्सो हैज वेरियस टाइप्स। पहला क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स की या फिर वेकेंट लैंड टैक्स की भी। तो यहाँ पे क्या है, हमारी प्रॉपर बाइफिकेशन है ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जहाँ पे हम किनके, एंड ऑफ कोर्स दीज आर इमूवेबल गुड्स। यहाँ पे मूवेबल गुड्स की तो बात नहीं करी गई है, यहाँ पे क्या है, इमूवेबल गुड्स है। बट आपको टाइप्स याद रखनी है कि अगर यहाँ पे कहीं भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे लोगों का घर है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, रादर देन उन्होंने कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी नहीं ली है, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लग सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगता है, या फिर जो जगह खाली पड़ी है, दैट इज वेकेंट लैंड टैक्स। बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस है। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पशंस की बात करूं तो वो क्या है, सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट आर ओन्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट्स एंटिटीज, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस भी याद रखनी है कि क्या क्या एग्जेम्पशंस है हमारी। सबसे पहले हमारी चैरिटेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी हमारी गवर्नमेंट एंटिटी है, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ व्हाट, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं अगर, तो मैं बात करूंगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अच्छा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब आप बात करोगे तो आप क्या बात करोगे किसकी, कि हमारे पास जो बर्डन है वो किसके ऊपर डाला जाता है, जो बर्डन है ऑफ टैक्सेशन वो किसके ऊपर डाला जाता है। हमने डायरेक्ट टैक्सेस में देखा था कि बर्डन किसके ऊपर डाला जाता है, डायरेक्टली टू द कंज्यूमर या फिर डायरेक्टली टू द कस्टमर या फिर डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल।
जैसे हमारे पास अगर हमारे पेरेंट्स दे आर पेइंग इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप ये चीज ध्यान से समझना कि जो हमारे पेरेंट्स हैं दे आर पेइंग इनकम टैक्स टू द व्हाट, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टली किसके ऊपर इम्पोज हो रहा है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर। बट जब मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करती हूँ तो वहां पे किन की बात आती है, वहां पे बात आती है कि किसी के ऊपर इम्पोज करा जा रहा है, किसी के ऊपर बर्डन जो है वो डाला जा रहा है, बट दैट बर्डन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अब यहाँ पे हम एकदम अच्छे से, डरना किसी चीज से नहीं है, डरना किसी भी कॉन्सेप्ट से नहीं है कि यहाँ पे मैम ने किस चीज की बात कर दी। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से देखेंगे, बट आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में याद रखना है कि बर्डन किसी पे डाला जाता है, बट वो इंडिविजुअल किसी और इंडिविजुअल के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनकी, तो दीज आर नॉट डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, levied on the goods and services that are collected by an intermediate who then remits the tax to the government। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल कहीं मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या है, एक होलसेलर ने ज्यादा बल्क में चीजें खरीदी, उसने क्या करा, जो टैक्स बर्डन था उसके ऊपर, उसने किसके ऊपर डाल दिया, हमारे रिटेलर के ऊपर। ठीक है, उसका टैक्स बर्डन किसके ऊपर पड़ा, रिटेलर के ऊपर। जो कि आप आराम से अपने नियर बाय शॉप्स पे जाते हो, आप चीजें खरीदते हो वहां से, तो उसका टैक्स बर्डन किसके ऊपर डाला था, रिटेलर के ऊपर। बट रिटेलर वो चीज, वो जो बर्डन है वो क्यों ले, उसने क्या करा, उस टैक्स का बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर के ऊपर। तो यहाँ पे फाइनल जो बर्डन, जो फाइनल पेयर था, फाइनल जो बर्डन है वो किसने बियर करा, कंज्यूमर ने। तो यहाँ से आप क्या देखते हो कि गवर्नमेंट जो है टैक्स किसी के ऊपर इम्पोज करती है, बट वो टैक्स जो इंडिविजुअल है वो टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट करता है, दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर। तो यहाँ पे द टैक्स इज नॉट डायरेक्टली पे टू द कंज्यूमर, नॉट डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज शिफ्टेड टू अनदर इंडिविजुअल ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सो इट इज इंक्लूडेड इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीनिंग द कंज्यूमर बियर्स द कॉस्ट। हम जो है किसका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे बड़े एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या आएगी, हमारी जीएसटी। यहाँ पे क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, जो कि गुड्स पे लगता है। अगर आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि कौन बियर करता है, कंज्यूमर बियर्स दैट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे जीएसटी की, विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि it was initiated on जुलाई इन 2017। और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, जैसे हमने इनकम टैक्स की बात करी थी कि वहाँ पे प्रॉपर स्लैब्स हैं, तो अगर मैं जीएसटी की भी बात करूँ तो यहाँ पे इट हैज मल्टीपल स्लैब्स जो कि वेरी करते हैं 0% पे, 5% पे, 12% पे, 18% पे एंड 28% पे। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज या फिर कुछ गुड्स जो है वो इस स्लैब में इंक्लूडेड है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इस स्लैब में इंक्लूडेड है, कुछ इनमें है, कुछ इनमें है और कुछ इनमें है। बट यहाँ पे मेन चीज क्या है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, या फिर इसमें कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो कि सब्ज्यूम्ड हुए थे। बिकॉज जीएसटी क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें जो छोटे छोटे टैक्सेस थे वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है, जो कि दैट इज रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, हम सिर्फ उतना ही करेंगे और वही चीज पढ़ेंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। So it is based on the nature of goods and services. So the essential items are taxed at lower rates. जो essential items हैं इनके ऊपर lower tax लगता है। Which are luxury goods, they attract higher rates। ठीक है, तो ये लाइन भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ इतना समझ के आप खत्म कर सकते हो कि जो हमारी essential commodities हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगता है, पर जो luxury goods है हमारे उनके ऊपर ज्यादा टैक्स डाला जाता है by the government of India। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, so it aims to streamline the tax structure, reduce compliance burdens and it eliminates the cascading effect of taxes। अब cascading effect क्या है, कि कोई भी टैक्स है अगर उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, आपने एक बार टैक्स लगा लिया, आपने एक बार जो क्या करा, आपने टैक्स पे कर दिया, बट उसके ऊपर भी कोई टैक्स लगाया जा रहा है, दैट इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे एक जीएसटी क्या करता है, इस चीज को रिमूव करता है, इस चीज को रिमूव करता है। इट इज अ ब्रॉडर जीएसटी, इट इज अ ब्रॉडर टैक्स दैट इंक्लूड्स वेरियस टैक्सेस। तो यहाँ पे इसने क्या चीज को खत्म करा, हमारे कैस्केडिंग इफेक्ट को, कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करा।
ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट की जो प्रॉपर जो मीनिंग है वो आप देख लेना, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिलेगी। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी, एकदम शांत मन से आपने चीज़ों को देखना है कि कौन सी जो चीज़ है उसका बेसिकली मीनिंग क्या है। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है विच इज़ रेलिवेंट फॉर यू टू नो, और ये आपको समझनी भी पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि सब्ज्यूम हुए हैं हमारे जीएसटी में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेंट्रल टैक्सेस की, तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ टैक्सेस जिसमें क्या आता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज ड्यूटी, हमारी एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एंड सेसेस एंड सरचार्जेस। और डोंट वरी, हम ये प्रॉपर जो टैक्सेस हैं, जो हमारे प्रॉपर टैक्सेस हैं, इनको हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे अभी आपको इतना ही नोट करके रखना है कि कौन सा सेंट्रल टैक्स है एंड विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, जीएसटी। और अगर मैं स्टेट टैक्सेस की बात करूँ, तो चाहे मैं बात करूँ वैट की, सेल्स टैक्स की, एंटरटेनमेंट टैक्स की, लग्जरी की, स्टैम्प ड्यूटी की, सेसेस की, सरचार्जेस की, तो ये जो है हमारे 6 टैक्सेस हैं विच आर सब्ज्यूम्ड इनटू व्हाट, इनटू जीएसटी। 6 क्या है हमारे स्टेट टैक्सेस हैं और 4 क्या है हमारे सेंट्रल टैक्सेस हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टम ड्यूटी। अब हम रीड करने वाले हैं ड्यूटीज या फिर हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। ठीक है, सबसे मेन क्या है कस्टम ड्यूटी, सबसे मेन क्या है जीएसटी है। बट हमने अभी रीड करा कि कुछ ऐसे हमारे ड्यूटीज है, फिर हमारे कुछ ऐसे टैक्सेस है विच आर सब्ज्यूम्ड इनटू व्हाट, जीएसटी। तो हम उन्हीं चीजों को अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास पहले क्या है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी पे आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारे किसके ऊपर इम्पोज करा जाता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर इंक्लूडेड इनटू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब एक्सपोर्ट क्या है, जो कि हम अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं, और इम्पोर्ट्स क्या है, जो कि हम दूसरे देशों की गुड्स एंड सर्विसेज अपने देश में लाते हैं, दैट इज नोन एज इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे किन के ऊपर ड्यूटी लगा रही है, जो जो ट्रेड चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी इकोनॉमी में ट्रेड चल रहा है उसके ऊपर जो गुड, जो उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज करी जाती है उसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। और ये ड्यूटीज इम्पोज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज सोचोगे कि हम क्यों टैक्सेस लगाते हैं हमारे ट्रेड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इम्पोर्ट्स के ऊपर, अगर हमारे इम्पोर्ट्स के ऊपर कोई भी ड्यूटी ना हो तो क्या होगा, हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे। अगर हमारे लोगों के पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा है तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि किसको इफेक्ट करेगा, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारे जो ड्यूटीज है वो इम्पोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस इम्पोज करना हमारे ट्रेड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक स्टेबलाइजेशन बनी रहे हमारी इकोनॉमी पे। तो कस्टम ड्यूटी का सभी को समझ आया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाइफोकेशन है विच इज नोन एज बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। डोंट वरी, हम इसको आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से कवर करेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं एकदम ब्रीफ मैनर में देखूं, सो द ड्यूटी दैट इज लिवाइड ऑन द वैल्यूज दैट इज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, तो वहां पे क्या हम बोलते हैं, हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जो कि किन के ऊपर लगती है, हमारे इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। और अगर मैं काउंटर वेलिंग की बात करूं, सो दीज आर इम्पोज्ड टू काउंटर बैलेंस दी सब्सिडीज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसको हम आने वाली स्लाइड में ही डिस्कस करते हैं, कीप इट आइडल हियर, हम इसको आने वाली स्लाइड में अच्छे से एक सेपरेट टैक्स के तौर पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या है, जो पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर लगती है। फॉर एग्जांपल अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन टिपिकली दैट इज लिवाइड ऑन द प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल, टबेको या फिर पेट्रोल के ऊपर। ये जो ड्यूटीज लगती हैं दैट इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, पेट्रोलियम के ऊपर क्या लगती है, हमारी एक्साइज ड्यूटी। एंड दिस इज एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी, कि जो हमारा जीएसटी है, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। जैसे हम पेट्रोल की बात करें तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, हमारी एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे दिस इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर बिफोर रीचिंग टू द मार्केट। और हमने जीएसटी में क्या देखा था कि आफ्टर रीचिंग टू द मार्केट जो कंज्यूमर पे करता है बर्डन को या फिर टैक्सेस को, उसको क्या बोला जाता है, जीएसटी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, सो एक्साइज ड्यूटीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द गवर्नमेंट रेवेन्यूज, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स where these products are heavily consumed। so अगर आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर प्रॉपर फॉलो भी करते होगे, अपने आसपास की न्यूज़ भी देखते होगे, तो आपको पता होगा कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अल्कोहल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अल्कोहल के प्राइसेस बहुत कम है। और कुछ स्टेट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे क्या है, हमारे पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो बहुत कम है।
बिकॉज क्या है, बिकॉज इट वेरीज टू स्टेट, बिकॉज स्टेट ही क्या करती है, इन चीजों को मैनेज करती है। सो एक्साइज ड्यूटी सभी को समझ आया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वैट विच इज वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ इट इज सब्ज्यूम्ड इनटू जीएसटी। इसको हटा के अब हमने इसको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। बट वैट क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है कि किसी हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जैसे हमने पढ़ा था हमारे जीएसटी में, हमने पढ़ा था हमारे जीडीपी में, कि वहां पे क्या है, हमारे पास क्या था, एक मेथड था जहां पे अलग अलग जब प्रोडक्शन की स्टेजेस आती हैं तो वहां पे अलग अलग टैक्सेस जो है वो इम्पोज करे जाते हैं, जो कि किसकी सिचुएशन हमें देता था, जो कि हमें गलत जो जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन करता था। तो उस चीज से हटने के लिए हमने क्या करा था, हमने एक ही जगह कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम जीडीपी बोलते थे, कि हमारी जो जीडीपी है वो क्या हो, हमारी जो कैलकुलेशन जो हम नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं उसको एक्सक्लूड करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम क्या करें, नंबर ऑफ टाइम्स जो है हम टैक्सेस को, हम जो टैक्सेस इम्पोज करते हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर एक स्टेज के ऊपर इम्पोज ना करें। तो वैट क्या था, जब भी हम प्रोडक्शन करते थे तो हर एक स्टेज के ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज होते थे उनको क्या बोला जाता था, वैट बोला जाता था। बट ये क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट लेकर आता है, कि हमने एक बार टैक्स पे कर दिया, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेज के ऊपर फिर से हमें टैक्स इम्पोज करा जा रहा है। तो उस चीज को हटाने के लिए हमने इसको क्या करा, सब्ज्यूम कर दिया किसमें, जीएसटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो इट इज अ मल्टीपल स्टेज टैक्स दैट इज लिवाइड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द वैल्यू एडेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ टैक्सेस है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू नो। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसमें अगर मैं प्रोग्रेसिव की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी उतना ही हमारा टैक्स परसेंटेज भी इंक्रीज होगा। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, सबसे रेलेवेंट एग्जांपल क्या है, हमारा इनकम टैक्स, कि जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है वैसे ही परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू पे। ये चीजें जो है हमने प्रिंसिपल अभी रीड करा था, ये किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा एबिलिटी टू पे के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, हमारा इनकम टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स में अगर मैं एग्जांपल लूँ जीएसटी की, तो रिग्रेसिव टैक्स क्या है कि इंडिविजुअल की इनकम वेरी नहीं करती, इंडिविजुअल की इनकम जितनी बड़ी होती जाती है उसको टैक्स का बर्डन उतना ही कम लगता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जीएसटी की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी अगर हमारे 5 रुपए बिस्किट के ऊपर अगर 3 रुपए जो है हमारा जीएसटी है, तो यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल 10 लाख की इनकम अर्न करता है और वो हमारे फॉर एग्जाम्पल ए बिस्किट है उसको परचेज करता है तो वो भी 3 रुपए देगा। और अगर कोई इंडिविजुअल की मंथली इनकम 10,000 है और वो ये ए बिस्किट कंज्यूम करता है तो उसको भी कितना पे करना पड़ेगा, 3 रुपए ही पे करना पड़ेगा। ना यू टेल मी कि बर्डन सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ा, उस इंडिविजुअल के ऊपर जो 10 लाख अर्न कर रहा है एक ईयर के, या फिर उस इंडिविजुअल के ऊपर जिसकी इनकम क्या है, 10,000 है, कितनी मंथली इनकम है। तो ऑफकोर्स जो बर्डन ज्यादा है वो किसके ऊपर पड़ेगा, 10,000 अर्न करने वाले के ऊपर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट, दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर, that is regressive in nature. So the rate of tax decreases as income increases. ठीक है, यहाँ से जो है चीजें क्लियर है। आर यू एबल टू लिंक द थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या बोलता है कि हमारी इंडिविजुअल की जो इनकम है वो चेंज हो ना हो, हमारा जो इनकम का जो बर्डन है दैट इज प्रोपोर्शनल इन नेचर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स आता है। क्यों, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स जो है दैट इज 22% फिक्स्ड फॉर ऑल द कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, दैट फिक्स परसेंटेज रिमेन्स द सेम फॉर एवरी टैक्स पेयर। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो फिक्स्ड रहता है फॉर एवरी टैक्स पेयर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। तो यहाँ तक जो है चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एड वैलोरम टैक्स। अब एड वैलोरम टैक्स क्या बोलता है, सो द टैक्स दैट इज इन्वॉल्व्ड दैट इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है। अगर कोई चीजें इंपोर्ट हुई हैं, ठीक है, अगर कोई चीजें हमने इंपोर्ट करी है तो वहां पे क्या होगा, उसकी वैल्यू के ऊपर लगाया जाएगा टैक्स, कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट है बट उसकी वैल्यू क्या है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अलग अलग ब्रांड्स ऑफ कार्स की बात करूं तो वहां पे क्या है, उनकी वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा रादर देन कार के ऊपर, रादर देन कमोडिटी के ऊपर। किसके ऊपर लगाया जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की।
तो जिसके ऊपर जब हम वैल्यू की बात करें तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि दैट इज रिलेटेड टू एड वैलोरम। यू कैन रिमेंबर इट थ्रू वैल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे वैल क्या हमारा रेफर करता है, वैल रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इजी है, याद करने का मेथड भी इजी है। यहाँ पे बेसिकली आपको याद क्या करना है कि इन जो हमारा टैक्सेस है उसका मीनिंग क्या है, और इसको अगर आपको कभी मेंस में भी अगर आपको कोई कुछ लिंक करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसका एग्जांपल जो है वहां पे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टैक्स क्या है, जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है, या फिर आप बात कर सकते हो स्पेसिफिक फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं यहाँ पे लेंथ की बात करूं या फिर वॉल्यूम की बात करूं, दैट इज ऑन पर यूनिट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे अब इसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट टैक्स भी बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिगरेट की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं सिगरेट की लेंथ की बात करूं, हो सकता है कि जिस सिगरेट की लेंथ कम है उसके ऊपर कम टैक्स इंपोज होता हो सकता है कि जिस सिगरेट की लेंथ ज्यादा है उसके ऊपर क्या होता हो, ज्यादा टैक्स इंपोज होता हो, या फिर आप किसी भी और कमोडिटी की भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पे टैक्स रेट ऑन कार्ड्स, एक्साइज ड्यूटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पेट्रोल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मैंने सिगरेट की बात क्यों करी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आपको पता होगी, एक्साइज ड्यूटी में हमने क्या बात करी थी, फॉर एग्जांपल हमारे अल्कोहल है या फिर हमारा पेट्रोल है, तो ये ड्यूटीज क्या है, इन ड्यूटी इनके ऊपर, इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर क्या इंपोज होता है, हमारी एक्साइज ड्यूटी इंपोज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं सरचार्ज की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं सरचार्ज की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, आपको पता लगेगा कि इट इज एन एक्स्ट्रा चार्ज। सरचार्ज क्या है, इट इज एन एक्स्ट्रा चार्ज। तो जब भी टैक्स ऑन टैक्स की बात आती है तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि किसकी बात करी गई है, हमारे सरचार्ज की बात करी गई है। तो इट इज अ रेवेन्यू दैट इज केप्ट विद द सेंटर एंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स। ठीक है, सरचार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनकम टैक्स अगर हमारे क्या है कि अगर आप परसेंटेज, अब टैक्स अगर आप परसेंटेज अमाउंट ऑफ इनकम आप अर्न कर रहे हो तो उससे ऊपर आपको सरचार्ज पे करना पड़ता है, उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम यू हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है, सरचार्ज है, एंड दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। तो यहाँ पे बात अगर मैं करूं नेक्स्ट किसकी, सेस की, तो cess is imposed by the government on taxes for specific purpose. So it is first collected in the consolidated fund and then is transferred to the dedicated fund for that cess. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी सेस की बात आएगी तो आपको याद रखना है that it is imposed by the government of India on taxes for the specific purpose. ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर टैक्स जो है इम्पोज करा जा रहा है तो उसका नाम क्या है, सेस है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी की जब भी बात आएगी तो यू हैव टू रिलेटेड विद द ट्रेड दैट इज हैपनिंग बिटवीन टू नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हैं, these are this is the duty that is imposed on the exports at suppressed prices। ठीक है, यहाँ पे क्या करा जाता है, जो कि एक्सपोर्ट्स करे जाते हैं कम प्राइजेस के ऊपर, उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी दूसरा नेशन क्या करता है, हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है, बट वो क्या करता है, बहुत ही कम दाम के ऊपर हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स को लेकर आता है। अब यू योरसेल्फ थिंक कि आपको एक जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिल रहा है, बट आपको दूसरा प्रोडक्ट जो है वो किसी और कंट्री का मेड मिल रहा है, बट क्वालिटी सेम है, बट द वन जो कि दूसरे नेशन से आया है दैट वन इज चीपर इन नेचर। तो आप क्या करोगे, उस चीज को प्रेफर करोगे, आप क्या करोगे, आप फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि फीचर्स जो है वो सेम है, बट बी जो प्रोडक्ट है जो कि दूसरे नेशन से हमारे इकोनॉमी में आया है, दैट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर नेशन टू आवर नेशन, आप उसको कंज्यूम करोगे क्योंकि प्राइसेस जो है वो कम है। तो यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए क्या इम्पोज करा जाता है, कौन सा टैक्स से कौन सी ड्यूटी इम्पोज करी जाती है, दैट इज नोन एज एंटी डंपिंग ड्यूटी, सो दैट हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करा जा सके। And this is the tax that is imposed by the government on imported goods that are priced below fair market value। ठीक है, तो ये जो आपको एक प्रॉपर बाइफिकेशन है जो कि आपको जो कि इस टैक्स को अदर टैक्सेस से एक्सक्लूड करता है, फिर डिफरेंशिएट करता है, आपको ये चीज याद रखनी। नेक्स्ट, इट टारगेट्स द प्राइस अंडर कटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है, द exporters at suppressed prices and it targets subsidies।
ठीक है, तो ये भी क्या है, सिमिलर है हमारे किसके, एंटी डंपिंग ड्यूटी के। बट यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज लगा देती है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहाँ से क्या करते हैं प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो उस चीज को, उन चीजों से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या ऐड करती है यहाँ पे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऐड करती है, सो दैट उसका प्राइजेस को बढ़ाया जा सके और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेव करा जा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेफ गार्ड ड्यूटी। अब सेफ गार्ड ड्यूटी से पता लगता है कि इट इज अ मेथड थ्रू विच प्रोटेक्शन इज गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे किसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, सो इट इज अ टेम्परेरी मेजर imposed by the government to protect domestic industry from sudden increase in imports। अब जब भी सेफ गार्ड ड्यूटी की बात आएगी तो आपको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंक्रीज है इन इम्पोर्ट्स, उससे बचने की बात करी गई। ठीक है, उससे बचने की बात करी गई है। तो आपको हमेशा जो है, जब आप सेफ गार्ड ड्यूटी देखोगे या फिर पढ़ोगे, तो आपको एक्स्ट्रा इंक्रीज इन पोर्ट्स जो है वो याद आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सो इट इज अ टाइप ऑफ इमरजेंसी एक्शन दैट कैन बी टेकन अंडर द WTO एग्रीमेंट सेफगार्ड्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक में भी मिल जाएगी, बट माय मेन पर्पस इज कि आपको चीजें या फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी हो। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब आपको यहाँ से पहले किसकी बात में समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने किसकी एग्जाम्पल ली है, अगर कोई एक ब्रांच किसी कंपनी की, ठीक है, कोई भी कंपनी है उसकी एक ब्रांच क्या है, अपना प्रोडक्ट जो है फिर सर्विसेज है वो सेल करती है टू अनदर ब्रांच इन डिफरेंट कंट्री, किसी और ब्रांच में, किस कहाँ है वो, किसी डिफरेंट कंट्री में है, बट उसका प्राइजेस क्या है, द चार्ज इज नोन एज ट्रांसफर प्राइजेस। अब यहाँ पे कैसी बात करी गई है कि कोई भी कंपनी है, उसकी एक ब्रांच एक कंट्री में है, बट जो दूसरी ब्रांच है वो इन अदर कंट्री में है, तो प्रोडक्शन जो है वो क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट मिला गया है किसके ऊपर, 100 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बेचा गया है 100 रुपीज के ऊपर, तो एक कंट्री से जब वो दूसरी ब्रांच में भेजेगा वो 100 रुपए में भेजेगा, बट वो क्या कर रहा है, हमारे कंज्यूमर को दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 150 में, 150 में क्या करा गया है, वो प्रोडक्ट को बेचा गया है, तो जो 50 एक्स्ट्रा है वो क्या है, हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। So it is a set of transactions between the related companies, especially those that are part of larger MNCs। यहाँ तक क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ ही चीज प्रॉपर क्लियर है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास बुओयंसी का, विच इज टैक्स बुओयंसी। अब टैक्स बुओयंसी क्या है, अगर मैं अकेले बुओयंसी की बात करूँ फिर बुओयंट की बात करूँ, विच इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, विच इज एबल टू फ्लोट, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी गई है। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है कि अगर हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, अगर हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, ग्रोथ कैसी आएगी, अगर हमारी जीडीपी बढ़ता है तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है हमारी इकोनॉमी। तो अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो क्या जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसमें भी इंक्रीज आया है या नहीं, वो चीज कौन चेक करता है, हमारा टैक्स बुओयंसी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, सो इट मींस दैट द गवर्नमेंट टैक्स इनकम इज buoyant and it is able to float higher, as the economy improves। और यहाँ पे मेन जो चीज है वो है रिलेशन जो कि है बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन जीडीपी एंड परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप टैक्स बुओयंसी पढ़ोगे तो ये जो चीज है ये जो चीज है आपको ये चीज कंसीडर करके रखनी है कि टैक्स बुओयंसी क्या है, अगर हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है तो जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है क्या वो भी हायर होता है या नहीं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी क्या बोलता है, तो इट मेजर्स द सेंसिटिव टैक्स रेवेन्यू टू चेंजेस इन द टैक्स रेट और द बेस रेट। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है, सो इट इंडिकेट्स अ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, resulting from 1% change in the tax rate cut in the income or the income level। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं बिट ऑफ टैक्स इन टैक्स इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे किसका रिलेशन बताया गया है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेट एंड परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे बात करी गई है कि अगर हमारे टैक्स रेट में कोई भी चेंज आता है तो टैक्स रेवेन्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हमारे टैक्स रेट में कोई भी चेंज आता है, इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंटेज चेंज हमारा होगा किसमें, टैक्स रेवेन्यू में, और अगर डिक्रीज हुआ है तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा हमारे किसमें, रेवेन्यू में। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात करी गई है कि जो हमारा टैक्स है वो कितना इलास्टिक है, वो किससे पता लगेगा,
टैक्स इलास्टिसिटी से। नेक्स्ट जो है हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, और इसका आंसर कौन करेगा मेरे को आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। एंड दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन ओनली, कि मेरे को पता लगे कि जो हमारा पूरा लेक्चर हमने करा है वो आपको समझ आया है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे किसके ऊपर है, दिस इज ऑन द जीएसटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ऑफ जीडीपी। क्या वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, इनकम टैक्स है, या फिर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे इनकम टैक्स हमारा क्या है, हमारा इनकम टैक्स क्या है, दिस इज आर डायरेक्ट टैक्स, दिस इज आर डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और यहाँ पे अगर मैं गुड्स सेंट्रल जीएसटी की बात करूं, स्टेट जीएसटी की बात करूं और इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करूं, तो यहाँ पे हमें पता लगता है दैट these are the part of what, these are the components of GST। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मुझे आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को पता लगे। उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन देगा मेरे को आप लोग दोगे करेक्ट कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को पता लगे कि आपने प्रॉपरली लेक्चर देखा है या नहीं देखा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सो विच टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन ए सर्विस इज प्रोवाइडेड विद इन अ सिंगल स्टेट। यहाँ पे अब सिंगल स्टेट की बात करी गई है कि अगर सिंगल स्टेट में टैक्स सर्विसेज अगर प्रोवाइड करवाने की बात की जाए तो कौन से टैक्स जो है दैट इज इम्पोज्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करी गई है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, नेक्स्ट है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, थर्ड है हमारा बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और जो हमारे पास फोर्थ है दैट इज आईजीएसटी विच इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे ये जो दो एमसीक्यूज है इनका आंसर मुझे आप दोगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को पता लगे कि आपने लेक्चर जो है वो प्रॉपरली देखा है। एंड वन थिंग, अगर आपको लेक्चर में कहीं ना कहीं कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी कमी लग रही है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझ आया, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मैम ये जो चीज है अभी भी समझ नहीं आई है, या मैम मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक से कोई टर्म देखी थी आपने वो चीज कवर नहीं करी है, तो इसको भी कवर करवाइए। तो यहाँ पे जो है आप कॉन्सेप्ट जो है मेरे को अच्छे से बताना, सो दैट मेरे को भी पता लगे कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है आपका रहता है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे आपको लास्ट तक जो है लेक्चर देखना है, एंड प्लस आपको कमेंट भी करना है आंसर्स, ताकि प्रॉपर रिवीजन हो। थैंक यू सो मच।